नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, 3 तारीख को वोट गिने जाएंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा सेमीफाइनल का विजेता कौन है। और उसके बाद फिर फाइनल यानी 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरीके से परवान चढ़ेगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विधानसभा चुनाव के दरमियान ही लोकसभा का रास्ता बनाते नजर आ रहे हैं। इधर एक बात बड़ी गौरतलब है कि जिस तरीके से चुनावी तारीखें घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, इधर थोड़ा कुछ दिनों से उनकी रैलियों की रफ्तार कम हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है। प्रधानमंत्री अब चुनावी राज्यों से इतर जो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में, मंदिरों में, मठों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनमें ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं। और अब एक तरीके से प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि वो और उनकी पार्टी, जो कि लगातार इस बात को कहती रही है कि नया भारत तो 2014 के बाद ही बना है, और कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं कि क्या 2014 से पहले देश बंजर था, क्या यहाँ ऊसर था, बंजर था, सागर था, पहाड़ थे, क्या था, कुछ था ही नहीं क्या, ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक लाइन, एक लकीर खींच ली है, और वो इसी के इर्द गिर्द जो विपक्ष है, इंडिया वाला गठबंधन है, उसके दलों को वो उलझाए रखने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं। आज दिल्ली में एक सेमिनार में प्रधानमंत्री ने 2014 के मुद्दे गिनाकर 24 का संकेत और 24 के चुनाव का संकेत दिया। 2014-13 की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा 2013 में जो सरकार थी उसकी तुलना, उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना प्रधानमंत्री ने हैंग होने वाले मोबाइल से की। उन्होंने कहा कि 2013 में मोबाइल हैंग किया करता था ना, बताइए, किया करता था ना। लोगों से पूछा, लोगों ने हामी भी भरी। उन्होंने कहा कि उस मोबाइल के चाहे जितने बटन दबाओ, 10-12 साल 13 साल पहले चाहे जितने बटन दबाओ, वो कभी भी काम सही नहीं करता था, हैंग कर जाता था, स्क्रीन हैंग कर जाती थी। प्रधानमंत्री ने बाकायदे ऐसे ऐसे करके दिखाया कि वो स्क्रीन स्क्रॉल करने पर भी नहीं होती थी। कमोवेश यही स्थिति सरकार की थी। प्रधानमंत्री ने हैंग मोबाइल से तुलना की और कहा कि यही स्थिति सरकार की थी, चाहे उसको जी बैटरी बदल डालो, चार्ज कर दो, रीसेट कर डालो, रीस्टार्ट कर डालो, नहीं हुआ। जनता ने वो मोबाइल, हैंग मोबाइल बदल दिया, यानी मनमोहन की सरकार को बदल दिया। और अब उन्हें आधुनिक भारत की रचना, आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए जिम्मेदारी दी, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लगातार 9-9.5 वर्षों से उस दिशा में जा रहे हैं। अब मोबाइल बहुत फास्ट चलता है, अब 5G है। और फिर उन्होंने 2G घोटाले का भी जिक्र किया, 2G बनाम 5G भी उन्होंने कहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इंटरनेट यूज़र 1.14 करोड़, माफ़ कीजिए, 114.7 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं इस देश में कुल मिला के। बहुत ज़्यादा उन्होंने ये संख्या बताई। उस समय उन्होंने कहा कि बहुत कम इंटरनेट यूज़र थे। महंगाई की भी तुलना की, जो महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर की मनमोहन की सरकार में 9.5% थी, हमारी सरकार में 6 समथिंग है। तो इस तरीके की तुलना, चाहे वो इंटरनेट के बारे में हो, चाहे उन्होंने और मेडिकल सीटों की बात हो कि 1 लाख मेडिकल सीटें बढ़ा दी, नए एम्स खुले, बॉर्डर सुरक्षा, सड़क, 4 करोड़ गरीबों को घर, और फ़ोन वाली बात, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि बदलाव का कदम है और भ्रष्टाचार बेदम है। इस तरीके की बातें उन्होंने की। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक का विमोचन किया, नए भारत के शिल्पी। वो भी नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब है।
और उसमें भी कुछ इस तरीके की बातें की। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी, उनके शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री अब ये बता रहे हैं कि वास्तव में जो देश है वो 2014 के बाद ही शुरू हुआ, इससे पहले कुछ नहीं था। ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर इस देश में बहस छिड़ गई है। विपक्ष 2014 के बाद क्या क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया मोदी के बयान पर, जो उन्होंने हैंग मोबाइल की बात की। कांग्रेस ने कहा मोबाइल हैंग की तो छोड़ दीजिए, उन्होंने लोकतंत्र हैक कर लिया है। तो अब हैंग बनाम हैक, ये एक परसेप्शन और मुद्दा बनाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस समय एक और मुद्दा बड़ा चर्चित है, वो भी 2014 के बाद का है कि नेवी के 8 अधिकारियों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है। पूर्व अधिकारी हैं, इन पर जासूसी करने का आरोप है, इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। ये भारतीय नागरिक हैं, उनको सजा सुना दी गई है, फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता है ऐसी आशंका है, क्योंकि अभी तक उनको भारत की तरफ से कोई कानूनी मदद नहीं मिल पाई है और अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं है। ऐसा उन जो पूर्व नौसेना अधिकारी हैं उनके परिवारजन अभी कह रहे हैं कि उनको मदद नहीं मिल पाई है। ये वही कतर है जब प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज़ के दौरे पर थे तो वहाँ के लोगों को बहुत बाहें फैला कर मिले थे। पूरे इस्लामिक अरब जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे रिश्ते स्थापित करने की कोशिश की थी और लगातार वो वहाँ जाते रहे हैं, दौरे करते रहे हैं। लेकिन उस कतर ने भारत के 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी। ये वही कतर है जिससे कोरोना में हमने गेहूं भेजकर मदद की, हमने वैक्सीन दी। तो जो विपक्षी दल हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, घोटालों घपलों की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने ये छेड़ा कि जो 2014 है वो केवल तारीख नहीं, वो नए भारत के बदलाव की तारीख है, तो क्या वास्तव में 14 के बाद ही सारा विकास हुआ है? ये बड़ा सवाल है। मंथन में आज इन्हीं सवालों को हम उठाएंगे। सीधे, अब मुझे लगता है कि भूमिका हमारे दर्शकों को हमने समझा दी है। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आज सुनाते हैं। वो दिल्ली में एक सेमिनार में थे, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। फिर वो चित्रकूट में उद्योगपति मफतलाल, स्वर्गीय मफतलाल की समी जयंती के अवसर पर वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में गए थे, वहाँ पर कुछ उन्होंने कहा। और फिर वो शिरडी के साईं बाबा के कार्यक्रम में भी गए थे, वहाँ दर्शन वगैरह किए और वहाँ भी एक आयोजन में शामिल हुए। तो इन तीनों आयोजनों में नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से ये बातें कही हैं, किस तरीके से अपनी सरकार को, उसके कामकाज को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत तो यही है कि मुद्दे 14 के हैं और चुनाव 24 का। बराबर है। 5 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने
ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया। हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। 5 साल पहले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर थे, अब एक्सपोर्टर हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कहीं, विकास की जो गति बताई, इंटरनेट के यूज़र, मोबाइल के यूज़र, बहुत सारे विकास की बातें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनका अपना रखने का तरीका है। लेकिन इस हकीकत के साथ कि प्रधानमंत्री ने काम तो किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और दिन रात लगकर काम किया है, ये हकीकत है। लेकिन एक हकीकत ये भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन नेवी के 5 पूर्व नौसैनिकों को, माफ़ कीजिएगा 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सज़ा सुनाए जाने के खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में थे, वहाँ की जेल में थे, और गुरुवार को वहाँ की कोर्ट ने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को सजाए मौत दे दी। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं कतर की तरफ से, इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन मोटे तौर पर जो जानकारी आ रही है कि इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप वहाँ की पुलिस ने मढ़े हैं। भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह 8 भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाए। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है। कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों के नाम हैं: कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये सभी डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे कतर में। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर सदस्य के पास है। यह प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारतीय सैनिकों पर आरोप है कि वे इजराइल के लिए जासूसी करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी इजराइल को भेजी जा रही थी। इस मामले में कंपनी के मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। भारत के पास बचे विकल्प। कतर की अदालत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया जाए। भारत कतर की अथॉरिटी को अपील करके फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहें। फैसले का अध्ययन कर रही उसकी कमजोरी को नए सिरे से पेश किया जाए। सऊदी अरब और यूएई की मध्यस्थता से भारत नौसेना अधिकारियों की रिहाई के प्रयास करे। कतर के अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को मजबूर कर सकता है। कई चीजों के लिए कतर भारत पर निर्भर है, लिहाजा उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया जाए। नौसेना अफसरों के केस में सुनवाई न होने पर भारत राजनयिक संबंधों पर नजरें टेढ़ी करे। खाड़ी देश कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाकर सनसनी फैला दी है। ये अफसर दोहा की एक कंपनी में काम करते हुए कतर की सेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं देते थे। इन अफसरों के केस की सुनवाई और फैसले देने की कार्रवाई जिस तरह अंजाम दी गई वह संदेह पैदा करती है। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कतर की अदालत के जरिए मौत की सजा सुनाई जाने के फैसले से हम स्तब्ध हैं। परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम से संपर्क किया जा रहा है। सभी कानूनी विकल्पों को भी देखा जा रहा है। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि वह कतर की कैद में बंद भारतीयों को राजनयिक परामर्श देना जारी रखेगा। बता दें कि कतर के जिस कंपनी में ये भारतीय काम कर रहे थे उसका नाम अल दबरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस था। ये एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका नाम सैनिकों को ट्रेनिंग मुहैया कराना था। इस कंपनी का मालिकाना हक ओमान के नागरिक खामिस अल अजमी के पास है,
जो रॉयल ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। भारतीय अफसर यहाँ इटली की स्टेल्थ क्षमताओं वाली पनडुब्बी पर काम कर रहे थे। इन्हें जासूसी के आरोप में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया। तब से अब तक इनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हुई। इसी साल मार्च में इन अफसरों के खिलाफ कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेल में चार्जशीट दाखिल हुई। कुछ एक तारीखों पर सुनवाई के दौरान अफसरों के वकील को कोर्ट में आने दिया गया। भारत की ओर से काउंसलर एक्सेस बढ़ाने का आवेदन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और आखिरकार गुरुवार को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। आपको बता दें कि जिस वक्त कतर की खुफिया एजेंसियों ने भारतीयों को गिरफ्तार किया, उसी वक्त खामिस अल अजमी को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कंपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक ये कतरी अमीरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस मुहैया कराती थी। हालांकि अब पुरानी वेबसाइट गायब हो चुकी है। इसकी जगह अब नई वेबसाइट बना दी गई है, जिसमें कंपनी का नाम भी बदल दिया गया है। भारतीय जनमानस के बीच अब कहा जा रहा है कि बिना किसी आरोप और बिना किसी सुनवाई के 8 भारतीय नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाने वाले कतर को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। भारत को स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए कि इन अफसरों की रिहाई संभव करें कतर, वरना दोस्ती का कोई मतलब नहीं। बहरहाल कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद देश हैरान है। हमास जैसे आतंकी संगठन को पनाह देने वाला देश भारत के 8 नौसेना अफसरों को बिना कोई आरोप लगाए, बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सजा सुना रहा है। वहीं इजराइल और पश्चिमी दुनिया भी कतर की करतूतों को देख रही है। हमास का कमांडर इन चीफ कतर के एक पेंट हाउस में बैठकर इजराइल के निर्दोष नागरिकों के खून से होली खेल रहा है। वहीं देश कतर भारत के निर्दोष लोगों को सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है, उन्हें भी नहीं पता है कि उनका दोष क्या है। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता है कि उनके अपनों को किस जुर्म की सजा दी गई है। आज की तारीख में जब दुनिया चंद्रमा के पास मंगल पर जाने को तैयार है, इस देश में बिना आरोप के लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बिना सुनवाई उनको फांसी पर चढ़ाए जाने की तैयारी की जाती है। ऐसा सिर्फ आदिकालीन समाज में ही संभव था। खैर, जो भी है, अब भारत को अपने सामर्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। भारत अगर कनाडा जैसे देश को सबक सिखा सकता है, तो कतर किस खेत की मूली है। बस ठान लेने की जरूरत है। कतर को यह स्पष्ट संदेश भेजने की जरूरत है कि अगर हमारे देश के नागरिकों की रिहाई नहीं करता है, तो इसके अंजाम गंभीर होंगे। बता दें कि कतर और भारत के रिश्ते दिलचस्प हैं। कारोबार और मानव संसाधन को लेकर दोनों देशों के बीच जितनी समरसता दिखती है, उतने ही इस्लामिक मुद्दों के मोर्चों पर दुश्मनी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर खाड़ी के इस देश ने भारत के प्रति अपना जहरीला रवैया उजागर किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बेहद गंभीर मसला है, जहां प्रधानमंत्री नए भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 14 के बाद नया भारत। ये तारीख नहीं, नया भारत है, ये बदलाव की तारीख है। वहीं इस तरीके के मुद्दों को, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे सीमा हो, चाहे भारत के अंदर की स्थितियां हो, इनका भी जिक्र विपक्ष कर रहा है और इनका भी जवाब सरकार को, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। आलोक भदौरिया इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के भी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और प्रोफेसर डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी साहब हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आभार आपका जोशी साहब। आलोक जी से मंथन की शुरुआत करेंगे। आलोक जी, प्रधानमंत्री जी ने आज 2 जगह इस बात को कहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये 14 वाला जो मुद्दा है, 13 वाला मुद्दा, उन्होंने 13 का जिक्र किया कि भाई मोबाइल हैंग करता था, आप उसको हिलाते डुलाते थे, स्वैप करते थे, वो चार्ज करते थे, बैटरी बदलते थे, लेकिन वो हैंग करता ही था। फिर वो उन्होंने तुलना सरकार से कर दी। उन्होंने कहा जनता ने उस हैंग करने वाली सरकार को हटा दिया। प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की कि वास्तव में वो तारीख जो 14 है, 2014, वो
केवल एक तारीख नहीं है, बदलाव की तारीख है। और वास्तव में जो भारत का निर्माण हो रहा है वह इसी काल में हो रहा है। लेकिन बहुत सारे सीमा के विवाद, कतर में जो कुछ अभी हाल में हुआ, और जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोबाइल हैंग कर रहा नहीं कर रहा वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, आज भी मोबाइल हैंग करता है, लेकिन आपने लोकतंत्र हैक कर लिया, इसका भी तो जवाब दीजिए आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। पहली बात तो यह है कि किसी प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वो राजनीतिक रैली का भाषण किसी सरकारी कार्यक्रम में दे, पहला। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अक्सर जब वो बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या उनकी ओर से ही चुने गए, निश्चित तौर पर उनकी ओर से चुने गए, उनके सांसदों ने उनको चुना है और इसी के बाद वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो इस स्तर पर नहीं देने चाहिए, इस तरीके से नहीं देने चाहिए। अगर इस तरीके से अगर आप बयान देते तो इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर्स नहीं लग पाई, जबकि आपको मालूम होना चाहिए, और ये पहले भी नहीं लग पाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले की सरकार का तो ये माना जाता है कि वो काम ही नहीं करती थी, कुछ होता ही नहीं था इस देश में, सब कुछ 2014 से ही हो रहा है। मतलब वो जिस माइक से बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, जो डायस भी बोल रहे हैं, तो वो भी शायद अभी बना है, वो तो खैर निश्चित तौर पे अभी बना है, उससे पहले नहीं था। इससे तो हम बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे कि भारतीय मंडपम अभी बना है, इससे पहले नहीं बना। तो क्या भारत में कोई सम्मेलन नहीं हुआ? क्या भारत में एशियाड नहीं हुआ? क्या भारत में इसरो में कुछ नहीं हुआ? आपको याद है डॉक्टर होमी भाभा भी भारत में आए थे, विदेश से आए थे, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया? और अगर राजनीतिक अगर बात करें तो निर्गुट आंदोलन के नेता कौन थे? निर्गुट आंदोलन की नींव किसने रखी थी? 3 बड़े राजनेता थे, जिनमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम शामिल था। तो इस तरीके से ये कहना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन आपने जो एक विषय प्रवेश कराया है, वो विषय प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण है, वो इनकी बयानबाजी से नहीं आता, बयानबाजी से काफी आगे चला गया है, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। इसका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विदेश नीति, इन सब में बहुत फर्क होता है, और इसको घरेलू राजनीति से बिल्कुल एक अलग रखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि G20 में आपका डंका बज गया, बिल्कुल बज गया हो, इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन क्या ये विज्ञापनों में बजा है या हकीकत में बजा है? अब हमको ये समझना पड़ेगा। आपने कनाडा में जिस तरीके के आरोप लगाए, कनाडा ने क्या जवाब दिया? 5 आईज, उसको 5 मतलब ये विकसित देशों का, अमेरिका, कनाडा और कई सारे ऑस्ट्रेलिया, कई देशों का एक संगठन है, यूके, न्यूजीलैंड का, जो ये बताता है इनके मिलकर ये अपनी खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। तो उसने वो साझा करने के आधार पर कनाडाई प्रधानमंत्री वो जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कही थी संसद के अंदर, ये बयान दिया। आप सवाल उठाइए, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब ये कहने भर से तो काम नहीं चलेगा कि एक्शनेबल सबूत नहीं दिए। ठीक, अब थोड़ा सा लौटते हैं, आपने जो विषय प्रवेश कराया मैं उसमें जाना चाहता हूं। आपका ये था, आपने जोड़ा उसको कतर के मामले में, ठीक है, बिल्कुल जोड़िए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा। मैं इसमें बिल्कुल देखिए कोई दूसरा भाव नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं कतर उन देशों में शामिल है जिसने हमास का खुल के साथ दिया। और दूसरी बात, हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन नहीं भारत ने डिक्लेयर किया है। थोड़ा सा और पीछे लौटते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता होती थी नुपुर शर्मा, शायद आपको याद होगा। जी 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 जी। तो नुपुर शर्मा का जब बयान आया था, तो उस बयान के बाद में सबसे पहले कतर ही वही मुस्लिम देश था, अरब देश था, जिसने सबसे पहले कहा था कि भारतीय उत्पादों का कतर में बहिष्कार कर दिया जाएगा। कर दिया गया, ये घोषणा कर दी गई, और इसी के फौरन बाद ही उन पे कार्रवाई हुई, तमाम हुई। तो कतर तो वो देश है। अगर आप ये कह रहे हैं, और मैं अभी माफ करिएगा, मैं आपके जो एक अभी जो आप प्रस्तुति थी, मैं उस प्रस्तुति में भी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो आप ये कह रहे हैं कि कनाडा को हमने वो धूल चटा दी और ये कतर किस खेत की मूली है। दरअसल ये राजनयिक भाषा नहीं,
और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपके चैनल में इस तरीके का इस्तेमाल हुआ। ये आमतौर पर गोदी मीडिया के चैनल इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपरिपक्व है। विदेशी संबंधों में अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को और किसी अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर रहे होते हैं। अब आते हैं हम आपके मूल सवाल पर। आप कहते हैं कि ये विदेश नीति, मेरा मानना है कि 1 साल से यह मामला चल रहा है और सबसे दुखद ये रहा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इनके जो पी तिवारी जी हैं, इनकी बहन को वो उस समय की मैं बात करूं, मैं आज की नहीं बात कर रहा, उस समय ये वीसा नहीं दिलवा पाए। तो क्या ये अक्षमता किसकी है? भारत सरकार की है ना जी। अगर आपका विश्व का डंका बज रहा है तो आप अपने नौसैनिक को, डेकोरेटेड जनरल्स हैं आपके, एक ऐसे डेकोरेटेड जनरल्स हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति भी सम्मान किया, हमारे जो इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी सम्मान किया था। आप उनको प्रवासी भारतीय कर आप उनको, उनके परिवार वालों को आप वीजा नहीं दिलवा पाते हैं, तो इसकी असफलता की कोई तो जिम्मेदारी लेगा। क्यों नहीं लेना चाहते जिम्मेदारी? मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने किया, भारत सरकार ने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम, कितना किया ये नहीं मालूम, लेकिन ये वही मीडिया है जिसने आपके जाधव वाले मामले में, चूंकि वहां पर पाकिस्तान आ जाता है, एक एक खबरें दी गई थी। अब यहाँ पे गए, अब हरीश साल में गए, अब हरीश साल लाखों फीस लेते हैं, अब उन्होंने फीस छोड़ दी, अब वो 1 रुपए में कर दे, या शायद बिना फीस के भी कर रहे हैं, 1 रुपए में लेके, ऐसी बातें रोज आती थी कतर के दिन भर। आलोक जी दिन भर सब दिन भर आती दिन भर। तो ये कतर में क्या ये नौसेना के एडमिरल क्या छोटी चीज होते हैं? क्या कमांडर छोटी चीज होते हैं? और वैसे तो ये सरकार तो राष्ट्रभक्ति वाली सरकार है, राष्ट्र मतलब भक्ति का पेटेंट इसके पास में है, पता नहीं कहां से पेटेंट मिला, लेकिन पेटेंट है इनके पास में। तो सवाल ये है कि आप इस तरीके की चीजों को क्यों नहीं, मैं बिल्कुल इसमें शक नहीं कर रहा कि भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? कैसे कोई नुकसान हो जाता? दूसरी बात, अब आप कतर से लेके आ जाइए। कतर में आप इस तरीके का, आप हमारे जैसे, मैं ये जोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य चीजें भी होती हैं। अब इजराइल वाले मामले में खुलकर आप इजराइल के साथ चले जाते हैं, अपनी एक सालों पुरानी, दशकों पुरानी अपनी नीति को छोड़कर। फिर क्या होता है? और फिर विदेश मंत्रालय ट्वीट करता है कि नहीं हम उस पर कायम हैं। फिर प्रधानमंत्री जी फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात करते हैं। नहीं, बात ठीक है, लेकिन आपने 4 दिन तक विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था जी? जो हमारे विदेश मंत्रालय, वो जो विदेश मंत्री है वो जरा सी बात पर बयान देते हैं, और लेकिन इस वाले माल पर 4 दिन तक उनका कोई बयान नहीं। आखिर क्या है हमारी विदेश नीति? कतर में हमने कॉन्सुलेट सर्विस अवेलेबल कराई, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब जितना करना था वो हो चुके, अब ये है कि आगे रास्ता क्या है। मुझे तो 2-3 चीजें समझ में आती है, मैं ये बोल करके खत्म करूंगा एक लाइन में। मुझे 2-3 चीजें समझ में आती है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें किस स्तर पे बात हो सकती है, क्योंकि कतर एक अलग तरीके का देश है। पहला, डिप्लोमेटिकली इस मामले को उठाया जाए। दूसरा, पॉलिटिकली इस मामले को उठाया जाए। तीसरा, एक हम लोग को जो कन्वेंशन होते हैं, उन कन्वेंशन के आधार पर क्या हम इसको ये अपील की जा सकती है कि क्या इनकी मृत्युदंड की सजाए, मौत की सजा को आप मतलब उम्र कैद में आप बदलवा सकते हैं? क्या उनको सजा भारत में दी जा सकती है? इन 4 पहलुओं पर मुझे लगता है कि भारत सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, कब करेंगे, ये मुझे को अभी तक नहीं समझ में आया है। लेकिन इसमें एक एक्टिव परसूट जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने सेना के लिए, अपने नागरिक के लिए, मैं तो कहता हूं सैनिक छोड़िए, अपने नागरिक के लिए एक ना, किसी भी देश का दुनिया में वो रसूख तब होता है जो अपने किसी एक सामान्य नागरिक निश्चित तौर पर आलोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आलोक जी आपने कही। और अपने एक नागरिक, अगर अमेरिका का एक नागरिक कहीं फंसा होता है, अभी मैं देख रहा था कि इजराइल के जो फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में, वहाँ अमेरिका की जो एक माँ बेटी नागरिक थे उनको छोड़ना पड़ा हमास को, हमास ने उनको कब्जे में ले लिया था। तो नागरिक इतना महत्वपूर्ण होता, ये तो पूर्व जो सैनिक जो कमांडर हैं हमारे, उनको वहाँ पर मौत की सज़ा सुना दी गई। और बात हो रही है कि 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन इन मुद्दों को भी विदेश नीति, सीमा,
बहुत सारी बातें, इनका भी डिस्कशन होगा, इनकी भी चर्चा होगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सवाल यही कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मोबाइल की तरह 2013 में सरकार हैंग करती थी और फिर 14 के बाद जब वो सत्ता में आए तो देश बदल गया। विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि क्या इससे पहले कुछ भी नहीं था? और अगर मान भी लिया जाए कि कुछ भी नहीं हुआ, 14 के बाद ही सब कुछ हुआ है, तो फिर कतर में जो भारतीय पूर्व नौसैनिक, उनको फांसी की सज़ा सुनाएगी, उनकी भी बात होगी, बात सीमा पर होगी, बात कूटनीति पर होगी, बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर होगी, बात विदेश नीति पर होगी, बात महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें फिर होंगी और उन पर तो जवाब भी देना पड़ेगा। डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनके पास जा रहा हूँ। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको साहब भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के नेता रोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, और रोहन सिंह आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर जोशी, हम आपके पास आ रहे हैं सीधे। मोदी जी ने अब एक परसेप्शन बनाना शुरू किया है, काफ़ी कुछ वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अब ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 2014 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनके सारे संगी साथी ही बात कह रहे हैं कि 14 से पहले कुछ था नहीं। तो आप लोग इतने दिनों तक क्या करते रहे? लोहिया जी, जेपी जी, मुलायम जी, लालू जी, जितने भी जी हैं सम्मानित नेता, वो क्या करते रहे? देश में क्या करते रहे? वो सिर्फ पदयात्रा ही करते रहे, देश नहीं बनाया आप लोगों ने। प्रोफेसर जोशी देखिए, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ दुर्गेन जी, बहुत अच्छी बहस में आपने बुलाया और एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही सूझबूझ वाले आलोक जी का भी आज दर्शन आपके चैनल के माध्यम से मुझे हो पाया। मुझे लगता है आज मेरा सौभाग्य जग गया है। मैं उनकी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुन पा रहा था और उनकी बातों से उनका अनुभव साफ दिखाई दे रहा था इस बहस में। और चूंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन एक कानून में सब्जेक्ट होता है उसका टीचर हूँ और इसका नाते आपने इस बहस में मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं आपके चैनल का, दुर्गेन जी, और आपका साधुवाद भी करना। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका, आभार। बोलिए। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी ने हम लोगों को आदि मानव से, और मानव का काल अगर शुरू हुआ, मुझे लगता है कि वो 2014 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले हम, दुर्गेन जी, जितने पहले साथी बैठे हैं, हम सब आदि मानव थे। मैं तो मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 के बाद उन्होंने हमें आदि मानव से मानव बना दिया। मुझे निश्चित तौर पे जब इस सरकार को याद किया जाएगा तो इस सरकार को याद किया जाएगा कि देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके शासन काल में हमारी महिला बेटियों की नग्न परेड होती रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस प्रदेश में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके लिए देश को याद किया जाएगा। और जब याद किया जाएगा, इस सरकार को याद किया जाएगा कि हमारी जो पहलवान बेटियों को दिल्ली में जब घसीटा जाएगा तो प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करेंगे, तो इस चीज के लिए याद किया जाएगा। और बहुत रही बात आज इंटरनेशनल रिलेशन की, जो आपने सब्जेक्ट चलाया है, जो उसके जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आपने चलाया है, चीन की क्या स्थिति है, डोकलाम तक क्या स्थिति है, ये किसी से छोटा नहीं है। इस सरकार के शासन काल में छोटे छोटे, जो कि बहुत छोटे देश हैं, वो तक हमको आंखें दिखाने लगे। ये कैसी विदेश नीति है? अभी आदरणीय, मैं उनको सुन पा रहा था, जो वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी आलोक जी की बात को सुन पा रहा था, उन्होंने कहा किसी देश का सक्सेस, किसी देश की लीडरशिप को तब माना जाता है जब वो एक एक नागरिक की चिंता कर पाए। क्या हम लोग उन नागरिकों की चिंता कर पा रहे हैं? कनाडा को हमने क्या सबक देने का काम करा?
कर्नाटक से हम क्या इस तरह के संबंध बना पाए। इस एक देश में इससे नहीं चलेगा कि आपकी एक टीम जाकर आपको वहां मोदी मोदी के नारे से देश नहीं बनने वाला। आपको याद किया जाएगा, इस बात के लिए याद किया गया कि देश के संसाधनों को बेचने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुए जो संस्थान देश को बनाया था। और रही बात मोदी जी जो कह रहे थे कि आज हैंग करने का काम करा, मोबाइल हैंग हो जाए तो कोई इससे देश को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निश्चित तौर पे जब फर्क पड़ता है जब लोकतंत्र हैंग हो जाता है और जब चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का जो विश्व रिकॉर्ड आप आदरणीय मोदी जी की सरकार में जो बना है, निश्चित तौर पे उस पर देश की नजरें हैं और लोग इसको जवाब देना प्रारंभ हो गया है। हमारे यहाँ स्लो पॉलिटिक्स होती है, हमारे यहाँ बहुत देर तक अध्ययन करता है, ऐसे एकदम फास्ट पॉलिटिक्स नहीं है हमारे देश की। हमारे देश का जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव है और लोगों ने अध्ययन करा, लोगों ने अवसर दिया इनको 10 साल, और लेकिन निश्चित तौर पे इनकी विदाई का समय आ चुका है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय उनके पत्रकार साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मेरा विषय है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं सरकार को आज विश्व के पटलों पर इस बात को रखना चाहिए, जोर तोड़ से, जैसे पॉलिटिकली इस सब्जेक्ट को उठाना चाहिए। इसको हम लोग विश्व के जो मंच है उन पे उठा के अपनी बात को रखने का काम कर सकते हैं, तभी लगता है कि आज हमारा डंका बजा है। अगर हम इन नागरिकों को नहीं छोड़ा पाए तो निश्चय उनकी सजा को कम नहीं करवा पाए तो निश्चित तौर में लगता है कि जो गुबार फैलाया गया है वो गुबार में हवा ही हवा है, उसका जमीन पर कोई काम नहीं है, वो इस घटना से सिद्ध हो जाएगा। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं आज इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो शासन काल ये भारतीय जनता पार्टी का ये शासन काल आया है, निश्चित तौर पे युवाओं को जो वादे इन्होंने करे थे 2 करोड़ नौकरी की लोगों को याद आ रहे हैं, 15 लाख रुपए अकाउंट की याद आ रहे हैं, लोगों को याद आ रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी होनी थी, लेकिन गृह राज्य मंत्री का बेटा किस तरह किसानों की हत्या कर देता है, ये भी केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में और मोदी सरकार के मंत्रालय के कार्यकाल में। ऐसा देश ने कभी नहीं देखा। जो देश जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारों से जाना जाता था, किसानों की ऐसी दुर्दशा अगर किसी शासन काल में हुई है तो आदरणीय मोदी जी के शासन काल में। प्रोफेसर जोशी, आप कह रहे हैं कि इस पर बहुत पैरवी करनी चाहिए, बड़ा दबाव बनाना चाहिए। आलोक जी ने वो उदाहरण भी प्रस्तुत किया जो काफ़ी पीछे का बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जो नूपुर शर्मा जी थी, उन्होंने एक इस्लाम पर एक बयान दे दिया था, बड़ा आपत्तिजनक बयान था, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, और जब बहुत बवाल हुआ तो कतर ने इंटरफेरेंस किया और भारतीय सामानों का बहिष्कार वहाँ शुरू हो गया। उसके बाद से फिर भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई और उन पर कार्रवाई की गई। तो क्या आप मुतमईन हैं कि कतर हमारी बात इतनी जल्दी मान लेगा क्या? क्योंकि कतर की भूमिका इस्लामिक वर्ल्ड में, आप तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, आप जानते हैं कि और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करते हैं, क्या किस तरीके से इनकी मदद की जा सकती है? क्या भारत को करना चाहिए? क्या हमारी पैरवी कमजोर रही क्या? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो हमारे विश्व के जो संगठन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो संगठन हमारे हैं, उन लोगों में हमें बातें करनी चाहिए। जो हमारे जो G20 की हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे, आज उनकी ताकत दिखाने का अवसर हुआ। करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का खर्चा करके अगर हम केवल अपना फोटो सेशन करके उसको दिखाएं तो निश्चित तौर पे इससे देश मजबूत नहीं हुआ। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा, क्योंकि सारी बातें गागर में सागर आदरणीय पत्रकार आलोक जी ने करा, इनको मेरा पुनः वंदन है। सारी बातें जो विषय होने चाहिए इसमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, किसी के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं तो सीखता हूँ, क्योंकि ये बहुत अनुभवी व्यक्ति है, मुझसे ज्यादा इनका जीवन काल है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें, और इतने वरिष्ठ पत्रकार को आपने बुलाया, ये चैनल के सूझबूझ की टीम का हिस्सा हो सकता है कि उन्होंने पूरी बात को बताने का यहाँ पर काम करा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जोशी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं रोहन सिंह के पास जाऊंगा। रोहन सिंह भाई, आपकी सरकार तो हैंग मोबाइल जैसी थी और आप लोग इतने दिनों तक हैंग मोबाइल चलाते रहे, जनता को बिल्कुल वो करते रहे। 14 के बाद ये देश बिल्कुल धड़ाधड़ वाला मोबाइल देश को मिला। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इंटरनेट यूज़र बढ़े, 2 गुना हो गए। मोबाइल का हम इंपोर्टर थे, एक्सपोर्टर हो गए। हमारा जो खुदरा महंगाई दर थी वो 9.5 थी, आज 6 से 6.5 के बीच में है। तो तरक्की तो की है इस देश ने। मोदी जी क्या गलत कह रहे हैं? भाई साहब, अभी हमसे उम्र में भी तजुर्बे में बड़े 2 लोगों ने बोला, और दोनों लोगों ने आंकड़े इतने गिनाए कि अगर मैं फिर उन्हीं आंकड़ों को रिपीट करूं तो कोई अर्थ नहीं बनता। और रही
कांग्रेस ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 14 से लेके अभी तक में किया, अगर उसकी तुलना करने कोई बैठता है तो आदमी है। मतलब मेरे तो मैं खराब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो मत करिए, सही मत करिए, कोई मानसिक बिलो स्थिति द का बेल्ट आदमी बात नहीं मत है। करिएगा, बिल्कुल खराब शब्दों का हाँ, बिल्कुल चयन मत करिए। लेकिन बात बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन ये बात चलती है, ये बात दुख देती है कि जब कोई तुलना कर रहा होता है 2014 से जो ये नया हिंदुस्तान बना और उस हिंदुस्तान की तुलना कर रहा था जो 47 को इन द मिडनाइट भाषण के बाद जो शुरू होता है जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, क्या संघर्ष किया, कहाँ से लाए, क्या क्या बनाया, देश ने सब देखा है। कोई ये दूर की बात नहीं है। हमने देखा, आपने देखा, हमारे आपके परिवार ने ठीक है, 14 से आज 23 हो गया, 9 साल गुजर चुके हैं। 9 साल में ऐसा क्या दिखता है आपको जो लगता है कि आपको जीवन में मूल, जहां जीवन के बेसिक जो उठते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उन सारे मूल मुद्दों पे क्या ऐसा परिक्रांतिकारी परिवर्तन किया? कुछ नहीं। एम्स के कितने सारे उन्होंने दावे किए जो बाद में गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री होकर गलत बयानी करना कितनी गलत बात है। लेकिन फिर हम नैतिकता पे चर्चा करेंगे तो पूरी बहस ही कहीं और चली जाएगी। ठीक है, बात नैतिकता की लेकिन भाई हमको 2 मिनट तो बोलने का मौका चाहिए। मैं, क्योंकि ये बात उन्होंने कही, हैंग मोबाइल है, मैं कतर पे बोलूंगा, लेकिन अभी मुझे आप 1 मिनट इसमें चाहिए हैंग मोबाइल पर, कि जब गलत बयानी उनकी आदत हो तो अगर हर एक चीज पे हम बैठ के सफाई देने लगेंगे तो जो प्रत्यक्ष उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम ये अब जनता के विवेक पर और सबके विवेक पे छोड़ देते हैं। रही बात कतर की, कतर में आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने कतर का एक रेफरेंस लिया है। आज बहस का जो मुख्य केंद्र बिंदु है कतर, विदेश नीति, सारी चीजें। जब बात नए भारत की होगी तो फिर इन पर भी सवाल उठेंगे ना। बात तो इस पर भी होगी, बात कूटनीति पर होगी, राजनीति पर होगी, देश की नीति पर होगी, बात होगी। तो मैं यही कह रहा था कि रोहन भाई, आप लोगों ने जो चीज़ें प्रधानमंत्री ने की उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? आप भाई, उन्होंने विकास किया ना, तो इसका विकास का जवाब तो विकास ही हो सकता है, विकास का जवाब बयान तो नहीं हो सकता। सही बात है। आंकड़े तो अभी हम आलोक सर ने और जोशी सर ने दोनों ने बताए। फिर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कुछ ऐसा काम किया हो तो उनकी बताने की क्या जरूरत है? जनता खुद बता दे कि हाँ, उनके जीवन में। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि भाई जनता ने ही उन्हें वो जो हैंग वाला मोबाइल जनता ने फेंक दिया और उनको चुना है, और अब उनको ये जिम्मेदारी दी। 9.5 साल से वो बिल्कुल जनता को बिल्कुल सटासट वाला मोबाइल दिए हुए हैं, खटाखट स्वैप करिए। सिकंदर को बिहार घुमा सकते हैं तो हम उस स्थिति में नहीं है यार। ठीक है, आप लोगों के नेताओं की भी टीम कुछ लिखकर दे देती होगी गलत सलत। मैं नवेद सिको को लूंगा। नवेद सिको वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बड़े पके हुए पत्रकार हैं। नवेद भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मोदी जी के इस बयान को, चूंकि आप बहुत खांटी के राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोदी जी के इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुद्दे 14 के, चुनाव 24 का। हाँ जी दुर्गेन भाई जी, नरेंद्र मोदी जी पर हमें गर्व है और हमारी ताकत है। किसी भी देश के नागरिक का जो प्रधानमंत्री होता है जी, वो उसकी ताकत होता है, वो उसका अभिभावक होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी देश की जनता ने उनको चुना है। इसलिए जब वो इस तरह की भाषण देते हैं और उसका मजाक पूरी दुनिया में उठाया जाता है, तकलीफ होती है। तकलीफ वाली बात है। जिसे हम चाहते हैं, जिसे हमने चुना है, जो हमारे देश के बड़े पद पर है, जो देश को चला रहा है, हमें उससे उम्मीदें हैं। किसी को उनसे निजी दुश्मनी नहीं है। किसी राजनीतिक पर्सन को भी मुझे लगता है कि नहीं होगी। और हमारे जैसे आम नागरिकों को बहुत बड़ा स्नेह है, क्योंकि हमारे देश की बड़ी जनता ने उनको चुना है। हम बड़ी उम्मीद उनसे करते हैं, और है भी, उनमें कुछ ना कुछ है भी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही चुन दिया जाता है। लेकिन इस तरह के बयान जो है एक चुटकुला बन जाते हैं। ये कोई सवा सदी का चुनाव जाहिल लड़का लड़ रहा हो, इस तरह की बातें कर देता है। वो जो सरकारी कार्यक्रम भी था, जैसा भी आलोक जी बता रहे हैं, जहां वो बोले हैं सरकारी कार्यक्रम था। हाँ, आप बताइए, प्रधानमंत्री, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, आप ये इस तरह की हल्की चीजें, जिसको अगर कोई एक 8वीं क्लास का बच्चा भी कायदे से महसूस करे तो उसको चुटकुला मान लेगा।
एक तो सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी का एक पॉइंट है जिसको बार बार दोहराते हैं कि 14 से पहले और 14 के बाद। देखिए, देश कुछ नहीं होता है, देश की जनता ही देश होती है। देश क्या है? देश की जनता है। और देश का अपमान किसी को नहीं अच्छा लगता होगा, और कोई भी उसका अपमान करेगा, चाहे प्रधानमंत्री करे या आम नागरिक करे या कांग्रेस करे या सपाई करे या बसपाई करे या एक सड़क वाला या कोई अधिवक्ता या इंजीनियर या पत्रकार, देश का अपमान किसी को बर्दाश्त नहीं है। और जब ये कहा जाता है कि 14 से पहले देश कुछ था ही नहीं, जंगल था, जंगला था, सपेरों का था, तो ये देश का अपमान होता है। क्योंकि ये 14 से पहले किसका देश था? हमारा आपका ही देश था, और इससे भी पहले हमारे बाप दादा का देश था। देखिए, देश को बनाने और मिटाने वाली सरकारें नहीं होती हैं, देश को बनाने और मिटाने वाली वहां की जनता होती है। अगर हम ये कह देंगे कि 14 से पहले ये बदहाल था, बर्बाद था, उजड़ा हुआ था, जंगल था, सपेरों का था, जाहिलों का था, तो हमारा अपमान आप कर रहे हैं, हमारे पिताजी का आप अपमान कर रहे हैं, हमारे दादा का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि देश को सिर्फ सरकार, देखिए सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार को जनता चुनती है और उसकी निगरानी करती है, लोकतंत्र में ये। और जनता जो चाहती है वैसा देश डेवलप होता है। तो यानी आप 14 से पहले की जनता को, पूरे देश के का अपमान कर रहे हैं, उनके पिताजी का, उनके दादा का, उनके परदादा का अपमान कर रहे हैं। और ये कौन सी बात है? टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है धीरे धीरे डेवलप होती है और पूरी दुनिया में फैलती है। अब ये भी कह सकता है कोई नेता कि पहले जो टीवी होता था वो कुबड़ा होता था, अब बड़ा स्लिम हो गया, कह दे। ये सब मजाक वाली बातें हैं। और हमारे देश के किसी बड़े पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, वो जब स्पीच देता है तो पूरी दुनिया सुनती है। हम भले ही बहुत ताकतवर ना हो, लेकिन हमारे देश का क्षेत्रफल और आबादी बहुत बड़ी है, इसीलिए हमारे देश का प्रतिनिधित्व हर जगह होता है हमारी आबादी के हिसाब से। इस हिसाब से ही नहीं होता है कि कौन प्रधानमंत्री और किस सरकार की किस पार्टी की सरकार है, क्योंकि हम आबादी के लिहाज से, क्षेत्रफल के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से हम बहुत विशाल हैं, इसलिए दुनिया में हमारा प्रतिनिधित्व होता है। एक बात बड़ी हल्की है, आप जैसे बड़े कर्मठ टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो जनता के बीच में जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। हम लोग घर पर बैठ के पूरे हिंदुस्तान की राय जान लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए और टीवी चैनल के जरिए। रिपोर्टर जाता है, जनता से पूछता है कि आप किस पार्टी को, किस सरकार को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। दो तरह की राय आती है। एक हिस्सा यह है जो कहता है कि भाई हमें भाजपा पसंद नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत प्यार करता है, विश्वास करता है भाजपा और मौजूदा सरकार का। जब पत्रकार या आम सोशल साइट्स के लिए काम करने वाले यूट्यूबर पूछते हैं कि आपको भाजपा अगर पसंद है तो आप उसके 4 नाम गिना दीजिए, मैं ये नहीं कह, मैं कतई भी भाजपा पर कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं, भाजपा ने भी अच्छे काम किए। लेकिन जब एक मजाक की ही बात हो गई, गंभीरता भले ही इस बात में हो, लेकिन ये मजाक हो गया जो आपने प्रश्न उठाया, और वो मजाक हम सबको, आपको भी, इस देश को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही कर दी। तो वो, मैं उस बात पे आ रहा था, तो 4 लोगों से जब भाजपा के और सरकार के समर्थकों से पूछा जाता है तो कहा जाता है 4 नाम गिना दीजिए, तो वो बेचारे बहुत देर तक सोचते। ये बहुत कॉमन बात है, आप किसी भी, आप अपने टीवी का भी आप जनता की राय देखिएगा तो उसमें जब भाजपा समर्थकों से पूछा जाता है तो वो बहुत देर के बाद कहते हैं, एक कॉमन शब्द है जो 99% भाजपा समर्थक और सरकार समर्थक कहते हैं दुनिया में डंका पिट रहा है। दुनिया में भारत का, हमारे देश में क्या हुआ, हमारे घर में कितने लोगों को नौकरी मिली है, हमें सुरक्षा मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, हमारी पढ़ाई की क्या आसानी सरकारें दे रही है, हमारी मेडिकल व्यवस्था के लिए वो बेचारे नहीं बता, हमारी सड़क बने क्या नहीं बनी, हमारा विधायक सांसद हमारी खबर लेता है क्या नहीं लेता है, हमारा मंत्री हमारे लिए काम करता है क्या नहीं, जनहित की योजनाएं हमारे तक आती हैं, वो कुछ नहीं बताता है, बहुत देर तक सोचता रहता है। भाई आज इसीलिए हमने दुनिया की बात भी की है, दुनिया में कतर भी आता है, मैंने कतर का भी सवाल उठाया है आज। डंका पिट रहा है, अरे साहब डंका पिट रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कमजोर है, पता ही नहीं है, इस सरकार में भी हम बहुत ताकतवर हैं, उस सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, मैं कतई इस एजेंडे पे काम नहीं कर रहा हूं कि भाजपा बहुत बुरी है, लेकिन जो भाजपा पार्टी का मैनेजमेंट है वो इतना जबरदस्त है कि उसने दिमागों में, मतलब वो दिमाग जो जिनके सोचने समझने की शक्ति कम है, उनके दिमागों में ये डाल दिया है कि भैया हम यहां पर कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम आपके लिए नहीं कर पाए,
लेकिन पूरी दुनिया में हमारा डंका पिट रहा है। वो फुटेज दिखाए जाते हैं, विदेशी यात्रा। अरे भैया, ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ प्रतिनिधित्व कोई भी दौर में प्रधानमंत्री बुलाया जाता है, उसकी सबसे आगे सीट हमेशा रखी जाती है, क्योंकि हमारी आबादी, हमारी संख्या, हमारे संसाधन, हमारा इतिहास, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारी विरासत बहुत बड़ी है। और इस देश में जो भी प्रधानमंत्री बैठेगा उसको सम्मान उससे हाथ मिलाया जा रहा है, उसके सामने मतलब इस तरह के जेस्चर दिखा दिए जाते हैं, और एक वॉशेब यूनिवर्सिटी पे कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाए, मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से तो दुनिया में डंका पिट रहा है। तो भैया अगर डंका पिट रहा है तो भाई कतर वाला मामला आ गया तो ठीक है, डंका पिटेगा। अब वो हमारे जो नागरिक हैं उनको 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर बस यूं करके डंका पिटेगा और उनको न्याय मिल जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। खैर इस तरह की जो सवाल आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नवेद भाई कंप्लीट करिए। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, कंप्लीट करिए जल्दी से, उनसे जवाब लेते हैं पूरी क्षमा के साथ। और इस बात पर हमें खुद एक भारत के नागरिक होते हुए शर्म आती है कि इस बात का मजाक दुनिया में उड़ाया जा रहा हो। ठीक बात है। खेमचंद जी को मैं चर्चा में ले रहा हूं, चूंकि खेमचंद जी बाद में जुड़े, बहुत सारी बातें वो नहीं सुन पाए होंगे। खेमचंद जी स्वागत, और सीधे आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अब अंतिम दौर में चर्चा हमारी खत्म ही हो रही है, आप मानिए। तो खेमचंद जी, बहुत सारी बातें नवेद सिकों को आपने सुनी होंगी, जोशी साहब ने भी कहा, आलोक जी ने भी कहा कि मोदी जी ने आज कहा कि भाई जो तारीख है वो तारीख नहीं है, वो बदलाव है। वो बहुत सारे सवालात जो कांग्रेस पार्टी भी उठा रही, वो कह रहे हैं कि मोबाइल हैंग तो ठीक है, वो तो टेक्नोलॉजी का मसला है, आपने लोकतंत्र हैक कर लिया। अभी विदेश नीति की, कूटनीति की बात समाजवादी पार्टी के नेता ने उठाई। प्रोफेसर जोशी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के टीचर हैं और वो इसी को पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी विदेश नीति, कूटनीति, इस पर सवाल उठ रहा है। कतर वाला प्रकरण आपको पता ही होगा, उसमें भी सरकार क्या कर रही है। नमस्कार सभी मित्रों को भी नमस्कार, सभी सीनियर पैनलिस्ट को भी नमस्कार। प्रणाम। सबसे पहले मैं नवेद भाई को अनुरोध करना चाहूंगा, आप इंटरप्ट मत करना, लेकिन आपको अनुरोध करना चाहूंगा, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। और हम पूरे विश्व में इसीलिए प्रतिनिधित्व नहीं देते कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी ताकत है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हमारी ताकत, प्लीज सुन लीजिए, 140 करोड़ जनता, वो हमारी ताकत है, नो डाउट। लेकिन उसके साथ हमारे फाइनेंशियल संसाधन, हमारी आर्मी, हमारे डिफेंस, हमारे हर सेक्टर में हमने जो एक उपलब्धि प्राप्त की, IT, स्पेस, हर जगह, उसकी वजह से और इस सरकार के अच्छे कार्यों की वजह से और इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, रेपुटेशन की वजह से आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बाहर जाते होंगे, आपके भी सैकड़ों मित्र बाहर हैं। पहले हम जाते थे किस नियत से या किस दृष्टि से हमें देखा जाता था एयरपोर्ट पर, आज किस दृष्टि से देखा जाता है हमारे पासपोर्ट। प्लीज लेट मी कंप्लीट। आई थिंक इसका मतलब आप नेगेटिव व्यक्ति हैं, आप सीनियर हैं, बोलिए अरे बोलिए भाई, वो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अभी आप अपना पक्ष रखिए। शर्मा जी रख रहा हूँ, आप यूरोप जाइए, आपको अमेरिका जाइए। मैं तो आपसे आधा उम्र में, मैं 2009 में जब गया, जब हमारा पासपोर्ट देखा, और उसके बाद जब मैं 2017-19 में गया, उसके बाद इवन मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। 2017 में मैं एक इंडिया परेड में शामिल हुआ और वहां पे इलिनॉइस का गवर्नर था, और उसको मेरे दोस्त ने सिर्फ इतना बताया कि ही द यंग पॉलिटिशियन फ्रॉम मोदी जी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी पार्टी। वो खड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको बैठ के मिल रहे हैं, इतना नाम में करंट है। मानिए इसको, आप झुटलाइए मत। दूसरी बात, अब आप कहते हैं कि हुआ क्या आज से पहले घर घर में टॉयलेट बना? खेमचंद जी आपकी आवाज चली गई। नहीं, वो आवाज चली गई, कॉल आ रहा था। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए शर्मा जी, कंप्लीट करें, मेरे पास बहुत कम वक्त है, प्लीज। क्या टॉयलेट बने थे 60 साल में? नहीं बने। नहीं था टॉयलेट। कार्ड जो सबसे स्वास्थ्य की गारंटी देता है, आपको प्लॉट नहीं बेचनी, घर नहीं बेचना, कर्ज नहीं लेना, 5 लाख तक का बीमा आपको मिलता है। पहले नहीं मिलता था। PM किसान के माध्यम से सीधा पैसा किसान के लिए जाता था? नहीं जाता था, अभी जा रहा है। पहले माता बहनों को अच्छा ईंधन देने का काम किसी ने किया? नहीं किया, हम लोगों ने उज्ज्वला के माध्यम से किया। अब आप रोड की बातें करते हैं, 5 गुना ज्यादा स्पीड से UPA वर्सेस NDA, 5 गुना ज्यादा। हमने बता दिया पूरे आंकड़े के प्रधानमंत्री।
आलोक जी इसी पे उन्होंने नाराजगी जताई, पता नहीं क्या क्या बताया करते हो। जरूरी है, तो बता दिया मैंने कहा कि कुछ हुआ नहीं, सब चीज बेसिक पे हुआ है। ये हमने बता दिया आपकी तरफ से पहले ही, आपके आने से पहले हमने बता दिया था सारी बातें। रोड वाली तुलना हम कर चुके हैं। धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मेरे को भी कतर पे भी जरा बता दीजिए, कतर पे भाई पहले जो बेसिक्स पे इन्होंने सवाल उठाया है, बेसिक्स पे इनको मानना पड़ेगा, काम हुआ है। और मैं ये नहीं कहता, मोदी जी ने खुद नहीं किया। 75 साल का जब संसद का सत्र था उसमें उन्होंने सबका नाम लिया, लेकिन भारत ज्यादा डिजर्व करता है, बेटर डिजर्व करता है। आप देखिए जब हमने शुरुआत की थी क्या चाइना हमसे मजबूत था? नहीं था, चाइना हमसे कमजोर था आजादी के समय। चाइना ने प्रोग्रेस हमसे ज्यादा तेजी से की, हम नहीं कर पाए, हम बेटर डिजर्व करते थे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमसे कमजोर थे और हमसे बहुत ज्यादा आगे चले गए। क्यों चले गए? हमारे पास संसाधन था, हमारे पास पावर थी। शर्मा जी कंप्लीट करिए, अब मुझे खत्म करना पड़ेगा प्लीज। आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार में इंटरनल सिक्योरिटी पे काम हुआ है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, जॉब्स पे काम हुआ है, हर सेक्टर में काम हुआ है। और देश विदेश में जो आप बात करते हैं, एक मेरे को जो सबसे बुरी बात लगी, आपसे विनम्र हाथ जोड़ के कहता हूं कि जो कम समझदार लोग हैं उनके दिमाग में बैठ गया है कि देश में तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन विदेशों में डंका बजे। कम समझदार कोई नहीं है। आप बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, टीवी में बैठा हूँ, सब लोग समझदार हैं, सबकी समझ, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी समझदार है। तो ये इस तरीके का वाक्य, इस तरीके का स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ इस तरीके की। शर्मा जी कंप्लीट करिए, वक्त नहीं है मेरे पास, अब 10 सेकंड बस, खत्म करिए प्लीज। समझदार है, काम हो रहा है। रही विदेश नीति की, हमने G20 में भी प्रदर्शित किया, हर जगह पे नहीं बोले। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। अब आलोक जी बस 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, मैं खत्म करूंगा। आलोक जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। और हमारी सरकार काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि वहां पे कुछ पॉजिटिव आउटकम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आलोक जी। 10 सेकंड में, क्योंकि मेरे पास केवल 10 सेकंड है। माफी सभी मेहमानों से माफी कि मैं दोबारा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। पासपोर्ट का जिक्र इन्होंने किया है, तो एक दरअसल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है 2023, उसमें हम लोग 57वें नंबर पे है, 57। तो इसका मतलब आप ये समझ कर चलिए कि इतने सारे देश है जहां पर हमको मतलब वीजा फ्री हमको नहीं मिलता है। आप ये भी बता दो 2014 से पहले क्या थी, इंडेक्स में पोजीशन क्या थी? अब फाइनल कमेंट है, किसी इस पे चर्चा कर लेंगे। ये फाइनल कमेंट है, 10 सेकंड मेरे पास वक्त नहीं। आलोक जी कंप्लीट करिए। पासपोर्ट की आपकी ताकत आप बाद में जुड़े हैं शर्मा जी। चलता है कि कितने देशों में आप मतलब ऑन अराइवल वीजा आपको मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को घरेलू राजनीति से प्रभावित मत करिए। घरेलू राजनीति में आप भले ही अपना डंका पीट लेंगे, विज्ञापन लगा लेंगे खूब बड़े बड़े, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी साख नहीं बनती। 5 सेकंड और लूंगा अभी। जैसे एक आपके अंतर्राष्ट्रीय जानकार ने, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आप इतनी बड़ी नीतियों की बात करते हैं, जैसे डोकलाम की है। डोकलाम में हमने 10 सेकंड और लूंगा। डोकलाम में इन्होंने, हम लोगों ने बहुत, भारत ने अपना किया कि वो भूटान की मदद के लिए वो चीन की सेना के सामने आप आमने सामने स्टैंड अप हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हुआ क्या, वहां पे चीन ने बस्तियां बना दी, सारे का सारे डुअल कर लिया, पूरा का पूरा। उसके बाद हमारा बांग्लादेश। आलोक जी प्लीज कंप्लीट करिए प्लीज, जल्दी से। तो केवल हम लोग पड़ोसी देशों में हम कहीं भी हम बेहतर नहीं कर पाए सिवाय बांग्लादेश को छोड़कर, चाहे वो भूटान का मामला हो, चाहे वो नेपाल का मामला हो। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया जोशी जी, शर्मा जी बहुत शुक्रिया, रोहन सिंह, नवेश सिको साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों से माफ़ी कि मैं ज़्यादा वक्त उनको इस दूसरे राउंड में नहीं दे पाया। दर्शकों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि वो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अगर बात 2014 के बाद की होगी तो नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन जो विपक्ष के सवाल हैं उनका भी जवाब सरकार को और प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और इलेक्शन का जब दौर आएगा 2024 का, तो जनता भी पूछेगी ये सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।